ये है एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा जो कि सिर्फ 3 मिलीमीटर चौड़ा है। और देखिए क्या होता है अगर इसे हम जूम करते जाएं 1000 गुना और करते हैं 1,00,000 गुना तक और भी करते हैं यानी 50 मिलियन गुना। अब यहाँ पे दिखने वाला हर एक ब्लॉक अपने आप में एक एटम है। मैं आपको बताऊं मैंने हाल ही में ये यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में देखा और मेरा तो दिमाग ही हिल गया क्योंकि सिर्फ 30 साल पहले तक ऐसे डायरेक्टली एटम्स को देखना इम्पॉसिबल समझा जाता था। ये जो रूम्स आप देखने वाले हैं शायद ये पूरे कैंपस में सबसे ज्यादा शील्डेड रूम्स है, या मैं कहूँ तो पूरी सिडनी में सबसे ज्यादा शील्डेड रूम्स है और शायद सबसे महंगे भी। ये तो कमाल है। तो एटम्स को देखना इतना मुश्किल क्यों है? तो असल में आप विजिबल लाइट से एटम को देख ही नहीं सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि जहां लाइट की वेवलेंथ 380 से 750 नैनोमीटर के बीच होती है, वहीं एक एटम उससे 3000 गुना छोटा होता है, यानी सिर्फ 0.1 नैनोमीटर। और अगर लाइट की वेवलेंथ उस चीज से बहुत बड़ी है जिसे आप देखना चाहते हैं, तो लाइट बस डिफ्रैक्ट या मुड़ जाएगी उसके चारों ओर और आप उसे देख नहीं पाएंगे। तो अगर आपको एटम्स देखना है तो कुछ ऐसा चाहिए जिसकी वेवलेंथ बहुत बहुत छोटी हो, और ये लाइट के बस की बात ही नहीं है। तो वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। 1924 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट लुई डी ब्रोगली ने पता लगाया कि हर चीज किसी न किसी तरह से वेव जैसी होती है। सिर्फ लाइट ही नहीं बल्कि मैटर भी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, यहां तक कि आप भी एक वेवलेंथ रखते हैं। और इस वेवलेंथ का फॉर्मूला है प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का मोमेंटम यानी कि मास गुणा वेलोसिटी। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं वो माइक्रोस्कोप का कॉलम है जहाँ हम 300 केवी इलेक्ट्रॉन्स को नीचे एक्सेलरेट करते हैं। 300 किलोवाट्स ये इलेक्ट्रॉन्स? हाँ, तो ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स हैं। वेल ये कितना तेज चल रहे हैं? लाइट की स्पीड का 99%? लगभग 80% ऑफ लाइट। ओके, तो इनकी वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ प्लैंक कांस्टेंट होता है मोमेंटम के ऊपर, है ना। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 से 3 पिकोमीटर्स के आसपास आते हैं। वाओ। हाँ। सो ये विजिबल लाइट से 1,00,000 गुना छोटा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि थियोरेटिकली आपको 1,00,000 गुना ज्यादा रेजोल्यूशन मिलता है। तो डी ब्रोगली की डिस्कवरी के थोड़े समय के बाद जर्मनी में साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने ऐसे माइक्रोस्कोप पर काम करना शुरू किया जो इन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग कर पाता। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि आप ग्लास लेंसेज से इलेक्ट्रॉन्स को मोड़ नहीं सकते। फिर उन्हें फोकस कैसे करोगे आप? हंस बश एक जर्मन फिजिसिस्ट, इन्होंने सुझाव दिया कि बिल्कुल ये हो सकता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस से। और 1926 में इन्होंने अपने रिजल्ट्स भी पब्लिश किए, लेकिन कभी कुछ बनाया नहीं। और फिर सौभाग्य से उनके पेपर की एक कॉपी यंग पीएचडी स्टूडेंट अर्न्स्ट रुस्का के हाथों में चली जाती है। तो अब रुस्का ने कुछ वायर को कॉइल करके इसके चारों तरफ मेटल को लगाकर अपना पहला प्रोटोटाइप बनाया, और हाँ, बीच में एक गैप भी छोड़ दिया। जब इस कॉइल में से करंट पास किया गया तो मेटल और इस गैप के चारों तरफ एक डोनट शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, और यही तो इनका लेंस था। अब रुस्का ने इसे टेस्ट करने के लिए पहले एक टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स को बॉयल किया, वही फिलामेंट जो एक इनकंडेंसेंट लाइट बल्ब में यूज होता है। और फिर इन्होंने इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिवली चार्ज एनोड के थ्रू अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस तक एक्सेलरेट किया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेंस के पास में आता है, मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वाई डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स जिसे लॉरेंस फोर्स कहते हैं इलेक्ट्रॉन को जेड डायरेक्शन में भेजेगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करता है, वो डोनट शेप वाली दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से टकराता है जो लगातार उसके मोशन को एक सर्कल में बनाए रखती है। तो इस सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि लॉरेंस फोर्स एक स्पाइरल बनाते हुए इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ फोकस कर देता है। अब आप इलेक्ट्रॉन के पाथ को ट्रेस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो सेंटर की तरफ और फोकस होता जा रहा है, और यही तो काम है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का। 1931 में रुस्का और उसके कलीग मैक्स नॉल ने इस तरह के डिजाइन का उपयोग करके दुनिया का सबसे पहला वर्किंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, जो कि काफी बेसिक था, ब्रास का बना हुआ था, रफ डिजाइन था, लेकिन वो काम करता था। इमेज खुद बन जाती थी जब फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम एक सैंपल फोकल पॉइंट पर हिट करता था। अब यहाँ पे सैंपल का पतला होना जरूरी था, लगभग 100 नैनोमीटर जितना। सैंपल के पतले पार्ट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होते थे मोटे पार्ट्स की तुलना में, जिससे सैंपल का एक इलेक्ट्रॉनिक इम्प्रिंट बनता था। और फिर दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस इस इम्प्रिंट को मैग्नीफाई करके फ्लोरोसेंट डिटेक्टर पर प्रोजेक्ट करता था, जिससे कि बनती थी फाइनल इमेज। और इसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या TEM के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस माइक्रोस्कोप के शुरुआती वर्जन तो बड़ी मुश्किल से मैग्नीफाई कर पाते थे। वास्तव में ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से बेहतर थे ही नहीं, लेकिन रुस्का ये थे दृढ़ निश्चयी। तो अगले कुछ सालों में उन्होंने माइक्रोस्कोप पर और लेंसेज ऐड करके बड़ी और बड़ी इमेजेस बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए।
और फिर 1930 के मध्य तक रस्का TEM को 10,000 गुना मैग्निफिकेशन से आगे ले गए और ये इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया और वायरसेस के क्लोजअप्स भी प्रोड्यूस कर सकता था, यहां तक कि ऐसे लेवल पे जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से कहीं आगे था। लेकिन जैसे जैसे रस्का TEM को लेकर उड़ान भर रहे थे, एक जर्मन फिजिसिस्ट ऑटो शेजर ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस माइक्रोस्कोप की एक लिमिट है। उन्होंने लिखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस में एक फ्लॉ था जो कंप्लीटली अनअवॉइडेबल था। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन को लेंस के फोकस तक पहुंचने के लिए उसे एक स्पेसिफिक अमाउंट से डिफ्लेक्ट होना पड़ता है। अगर आप इसके ट्रेजेक्टरी को सिंप्लीफाई करें तो आप उस आइडियल डिफ्लेक्शन को एंगल थीटा से डिफाइन कर सकते हैं और ये एंगल इलेक्ट्रॉन के ऑप्टिकल एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और एक्सिस के नीचे जितनी दूरी पे फोकस होगा उसे कहते हैं फोकल लेंथ और फोकल लेंथ जितना छोटा होगा मैग्निफिकेशन उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब अगर आप एंगल को ऑप्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस के फंक्शन के रूप में ग्राफ बनाएं तो आप देखेंगे ये तो सीधा आगे की तरफ बढ़ रहा है, पर प्रॉब्लम यह है कि मैग्नेटिक फील्ड तो सीधा स्केल नहीं करती है ना, वो तो मैग्नेट के एजेस के पास में काफी स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के एक्चुअल डिफ्लेक्शन के लिए कर्व प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को ओवर डिफ्लेक्ट करती है और उनके एंगल्स उससे बड़े होते हैं जितना कि होना चाहिए, इसीलिए वो मिडिल वाली रेस से पहले ही फोकस हो जाते हैं और नतीजतन फोकस एक सिंगल पॉइंट पर होने के बजाय ऑप्टिकल एक्सिस पर स्प्रेड हो जाता है। ब्लर होना इमेजेस के एजेस के आसपास में शुरू हो जाता है और ये जितना ज्यादा मैग्निफिकेशन होता है ये उतना ही वर्स होता जाता है। सो इसे ही स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं और ये हर रेडियली सिमेट्रिक मैग्नेटिक लेंस को डिस्टॉर्ट करता है। वास्तव में ये सिर्फ मैग्नेटिक लेंस को अफेक्ट नहीं करता, हर स्फेरिकल लेंस यानी कि कैमरा से लेकर टेलीस्कोप तक और मैग्नीफाइंग ग्लासेस भी इससे सफर करते हैं। लेकिन स्फेरिकल एब्रेशन को कम करने का सरप्राइजिंगली बहुत ही सिंपल तरीका है, एक दूसरा लेंस ऐड कर दिया जाए जो कि लाइट को कन्वर्ज करने के बजाय डाइवर्ज करे। वैसे डाइवर्जिंग लेंस भी स्फेरिकल एब्रेशन से सफर करते हैं, लेकिन अगर इसमें आपके कन्वर्जिंग लेंस जितना ही एब्रेशन है बस रिवर्स में, तो आप दोनों को स्टैक करके एसेंशियली उनके इफेक्ट्स को कैंसिल आउट कर सकते हो और ये एब्रेशन को लगभग पूरी तरह से रिमूव कर देता है। तो लगभग सभी मॉडर्न लेंस सिस्टम्स इन कैमरास और माइक्रोस्कोप किसी न किसी तरह के करेक्टिंग डाइवर्जेंट लेंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ आपको लग सकता है कि TEM को बस ज्यादा मैग्नीफाई करने के लिए अपना खास डाइवर्जिंग स्फेरिकल लेंस चाहिए, लेकिन मैग्नेट के साथ ऐसा करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो हर मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, सिर्फ एक का होना तो इम्पॉसिबल है। अगर आप एक मैग्नेट को बीच से स्प्लिट कर दें तो वो दो छोटे छोटे मैग्नेट बना देता है और दोनों में नॉर्थ और साउथ होते हैं और सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक पोल से स्टार्ट होकर दूसरे पर एंड होना पड़ता है एक क्लोज लूप बनाते हुए। ये सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन का डायरेक्ट रिजल्ट है, क्योंकि जो फील्ड आप क्रिएट करते हैं उसकी फील्ड लाइंस सेम मैग्नेट पर स्टार्ट और एंड होती है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा दो लाइंस के थ्रू ही क्रॉस करेंगे। तो पहली बार जब वो पास होता है लॉरेंस फोर्स के द्वारा, इसे स्पायरलिंग मोशन में लाया जाता है और फिर दूसरी बार उस स्पायरलिंग मोशन से जिसकी डायरेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसे एक्सिस की ओर पुश करता है। इसीलिए सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज बाय डिफॉल्ट उस बीम को कन्वर्ज करेंगे और कभी डाइवर्ज नहीं करेंगे। तो भले ही आप इलेक्ट्रॉन्स को लेंस के दूसरे तरफ से शूट करें, वो फिर भी फोकस हो जाएंगे और यही वो बात थी जो ऑटो शेजर के पेपर ने 1936 में प्रूव की थी TEM पर प्रोग्रेस को रोकते हुए। तो एक रेडियली सिमेट्रिक मैग्नेटिक लेंस बनाना नामुमकिन है जो डाइवर्जेंस करता हो। और हाँ, ये बेशक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा रोड ब्लॉक था, क्योंकि लोगों ने देखा कि हाँ ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन्स को जितना चाहें एक्सीलरेट कर सकते हैं, पर यह भी है कि स्फेरिकल एबरेशन की प्रेजेंस तो हमेशा ही रास्ते में आएगी। इस रोड ब्लॉक की वजह से माइक्रोस्कोप के रेजोल्यूशन में एडवांसमेंट सिग्निफिकेंटली स्लो हो गया और 1955 तक एक और माइक्रोस्कोप ने TEM को बीट कर दिया और एटम्स की पहली जनरली एक्सेप्टेड इमेजेस ली। इसे फील्ड आयन माइक्रोस्कोप कहा जाता था और ये हीलियम या नियॉन एटम्स को एक एटॉमिक लेवल की शार्प नीडल टिप पर शूट करके काम करता था। टिप पॉजिटिवली चार्ज होती थी, तो जब गैस एटम्स नीडल्स को हिट करते थे वो आयनाइज्ड हो जाते थे और सरफेस के परपेंडिकुलर इजेक्ट हो जाते थे और वो टिप के एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक इंप्रेशन फॉर्म कर सकता था। लेकिन ये मेथड लिमिटेड था, आप सिर्फ नीडल के बिल्कुल टिप के एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही पता लगा सकते थे और इमेजेस ये तो इतनी इंप्रेसिव थी ही नहीं। वैसे खुशकिस्मती से रस्का का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमेशा के लिए इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया की ही पिक्चर नहीं निकालने वाला था।
वैसे श्रेजर के अब्रेशन लिमिट के बावजूद ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर काम जारी रहा और अगले 4 दशकों के दौरान लोगों ने अलग अलग जुगाड़ के साथ रेजोल्यूशन को बूस्ट करने का काम किया और इसमें सबसे आगे थे ब्रिटिश अमेरिकन फिजिसिस्ट अल्बर्ट क्रू। तो उनका आइडिया था टंगस्टन फिलामेंट को रिप्लेस करना जो रैंडम इलेक्ट्रॉन्स फायर करता था एक मोर डायरेक्टेड सोर्स से। तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बॉयल करने के बजाय उन्होंने उन्हें एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से पुल करने की कोशिश की और टंगस्टन को एक फाइन टिप में शार्प करके वो एक नैरो बीम क्रिएट कर पाए जो पहले से 1000 गुना ज्यादा ब्राइट था। तो उन्होंने अपने न्यू नैरो बीम को एक अलग ही टेक्नोलॉजी के साथ पेयर किया, कैथोड रे ट्यूब टीवी। तो ये टीवीज एक स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन बीम को स्कैन करके काम करते थे। स्क्रीन फास्फोरस से कोटेड होती थी जो इलेक्ट्रॉन्स के हिट होने पर लाइट प्रोड्यूस करती थी और इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी को कम ज्यादा करके आप स्क्रीन की ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते थे जिससे कि आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज मिलती थी। तो क्रू टीईएम के लिए एक सिमिलर इलेक्ट्रॉन बीम डिजाइन करने के लिए इंस्पायर्ड हुए जो नैनोस्कोपिक सैंपल को स्कैन करेगा। तो एक बार में पूरे सैंपल का इम्प्रिंट क्रिएट करने के बजाय क्रू के इलेक्ट्रॉन बीम ने छोटे छोटे इम्प्रिंट्स बनाए सैंपल को बिट बाय बिट मैप करते हुए। पर हाँ, ये पहली बार नहीं था जब किसी ने टीईएम का एक स्कैनिंग वर्जन बनाने की कोशिश की थी। जर्मन रिसर्चर मैनफ्रेड वॉन अर्डन ने 1930 में अर्ली प्रोटोटाइप बनाया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो जब क्रू ने आर्डन के डिजाइन को रिवाइव किया तो उन्होंने कई ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स किए और 1970 तक उनके पास था ये, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई सिंगल एटम्स की पहली इमेज। फिर रिसर्चर्स ने जल्द ही उनकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू कर दिया और एटम्स की अनगिनत इमेजेस प्रोड्यूस की। हालांकि रुस्का, क्रू और उनके जैसे अन्य लोगों द्वारा लगभग 1 सदी के इंप्रूवमेंट्स के बाद टीईएम मैग्निफिकेशन अपग्रेड्स के मामले में पीक पर पहुंच गया। लेकिन श्रेजर की प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं थी। स्फेरिकल एब्रेशन ने एक लिमिट सेट कर दी थी कि आप और कितना छोटा देख सकते हैं। यहां तक कि क्रू खुद ने भी 10 साल से ज्यादा कोशिश करने के बाद फिर कोशिश करना छोड़ दी और दुर्भाग्य से हम इसे कभी काम नहीं करा पाए और कई हार्ट ब्रेकिंग अटेम्प्ट्स के बाद हमें आखिरकार हार मानना पड़ा। लेकिन उसी समय के आसपास अन्य माइक्रोस्कोप्स भी डेवलप हुए जो एटम्स की इमेज बना सकते थे और ये प्रोब माइक्रोस्कोप एक इनक्रेडिबली स्मॉल स्टाइलस को सैंपल के ऊपर ग्लाइड करके काम करते हैं। स्टाइलस क्वांटम इफेक्ट्स या नैनो स्केल फोर्सेस में वेरिएशन डिटेक्ट करता है और फिर सैंपल की सरफेस स्ट्रक्चर को मैप करता है। इन्हें बिल्ड करना आसान था क्योंकि वो किसी भी लेंसेज का उपयोग ही नहीं करते थे, यानी कि वो स्फेरिकल एब्रेशन की लिमिट से बाहर थे और उनकी इमेजेस भी 3D थीं। लेकिन बड़ा इशू ये था कि ये प्रोब वास्तव में एटम को देख नहीं रहे थे, ये एटम को फील करने जैसा था। तो 80s और 90s के दौरान हमारे पास तो बस यही था, लेकिन क्या कोई दूसरा रास्ता हो सकता था? देखिए, श्रेजर का थियरम प्रूव करता है कि डाइवर्जिंग रेडियली सिमेट्रिक लेंस पॉसिबल नहीं है, ओके, लेकिन अगर आप उस सिमेट्री को तोड़ने को तैयार हैं तो थियरम तो अब अप्लाई ही नहीं होता ना। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि रेडियली सिमेट्री किसी भी लेंस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि अगर आप सिमेट्री तोड़ देते हैं तो आप इमेज भी तोड़ देते हैं। लेकिन 3 मैवरिक साइंटिस्ट ने सोचा कि शायद कोई रास्ता हो सकता है। न्यूट अर्बन, मैक्स हेडर और हैरोल्ड रोज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कम्युनिटी में ट्रबल मेकर्स के रूप में जाने जाते थे और सालों तक तो शायद ही कोई उनके रिसर्च में इंटरेस्टेड था, या और भी इंपॉर्टेंट, कोई उन्हें फंड करने में भी। और इसका एक अच्छा कारण भी था, उनका आइडिया थोड़ा क्रेजी था। मेरा मतलब है वो जानबूझकर ऐसे लेंस का उपयोग करके इमेज को ब्रेक करना चाहते थे जो सिमेट्रिक नहीं था। मतलब उनकी होप ये थी कि इस डिस्टॉर्टेड इमेज का एक छोटा सा हिस्सा थोड़ा डाइवर्जिंग होगा और शायद, बस शायद, ये छोटा सा हिस्सा ओरिजिनल लेंस के स्फेरिकल एब्रेशन को करेक्ट कर सकता था। बस फिर लग गए काम पे। तो इमेज को डिस्टॉर्ट करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का एक मैसिव नेस्ट यूज किया जिसमें 6, 8 या यहां तक कि 10 अलग अलग कॉइल्स और बम्पी मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ मैग्नेट्स थे। इन्हें हेक्सापोल, ऑक्टापोल और डेकापोल मैग्नेट्स के रूप में जाना जाता था। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम हेक्सापोल से पास होती थी, वो फ्लैट 2D इमेज को ट्विस्ट और स्क्वीज करके एक ट्रायंगुलर सैडल में बदल देती थी और ओरिजिनल बीम की सरकमफ्रेंस को 3 कॉर्नर में पुश कर दिया जाता था, बाकी इंटीरियर के स्ट्रेच्ड आउट होने के साथ ही। लेकिन अब इमेज के मिडिल में एक स्लाइड कॉनकेव बो होगा जिससे कि एक स्मॉल डाइवर्जेंस का इफेक्ट मिलता है। फिर रोज, हैडर और अर्बन ने बीम को एक सेकंड हेक्सापोल से फोर्स किया जो अपोजिट वे में काम करता था ताकि वो डिस्टॉर्टेड इमेज को अनबेंड करके वापस से सर्कुलर शेप में ला सके। लेकिन जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो इस न्यू इमेज में उस टाइनी डाइवर्जेंस के रिमेनेंट्स अब भी इसके सेंटर में हो सकते हैं। स्फेरिकल एब्रेशन अपोजिट वे में पॉइंट कर रहा होगा।
तो अगर उन्होंने अपनी मैथ्स और इंजीनियरिंग एग्जैक्टली राइट की तो वो स्फेरिकल एब्रेशन वाली एक इमेज को इन दो लेंसेज से फीड करके इफेक्ट्स को ऑलमोस्ट कंप्लीटली खत्म कर सकते थे। जब ये आइडिया बताया गया होगा तो सबको लगा होगा क्या कमाल का आइडिया है ना। ना केवल कॉन्सेप्ट बल्कि टेक्निकली जब ये थी तब भी ऐसा माना जाता था कि ये पॉसिबल है ही नहीं। तो मई 1997 तक ग्रुप के पास में बस 2 ही महीने का डेवलपमेंट टाइम बचा हुआ था। उसके बाद फंडिंग आना भी बंद हो जाती और चीजों को और खराब बनाने के लिए उनका लेटेस्ट लेंस इटरेशन भी अभी सिर्फ ड्राइंग बोर्ड पर ही था। लेकिन किसी तरह 23 जुलाई तक उनके फंडिंग खत्म होने से बस एक हफ्ते पहले नया लेंस टेस्ट के लिए रेडी था। उन्होंने इसे बड़े ही ध्यान से माइक्रोस्कोप में प्लेस किया, लेकिन पहले की तरह ही ये भी अनस्टेबल था और फेल हो गया। तब उन्होंने डिसाइड किया कि मशीन को 24 घंटे के लिए स्विच ऑफ कर दिया जाए ताकि मैग्नेट सेटल हो जाए। अगले दिन 2 बजे 24 तारीख को इन्होंने जब फिर से मशीन को ऑन किया, जादुई रूप से पिक्चर तो स्टेबलाइज होना शुरू हो गई। अचानक से कोई भी अबरेशन नहीं था, 0 अबरेशन, और एटम्स के ब्यूटीफुल क्लियर इमेजेस थे। तो 60 साल से ज्यादा के फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद अर्बन, रोज और हैडर ने बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर दिया और इस मेथड से उन्होंने TEM के रेजोल्यूशन को घटाकर 0.13 नैनोमीटर कर दिया और एक एवरेज TEM इमेज ऐसे से ऐसे दिखने लगा। ग्रुप के ब्रेक थ्रू के कुछ महीने के बाद न्यूट अर्बन ने इन रिजल्ट्स को शेयर करने के लिए माइक्रोस्कोपी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, लेकिन ग्रुप की रेपुटेशन की वजह से उन्हें एक छोटे से बैक रूम में बैठा दिया गया जहां ज्यादा लोग नहीं जा पा रहे थे। लेकिन जब ये खबर फैलने लगी कि सारी मुश्किलों के बाद भी उनकी पिक्चर्स रियल लग रही हैं, तो सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा होने लगी। लोग बाहर लाइन में लगे हुए थे एटम्स की स्टनिंग शार्प इमेजेस की एक झलक पाने की उम्मीद में। तो हम एक सैंपल होल्डर लेने जा रहे हैं। हाँ, हमने एक सैंपल होल्डर निकाला, हमने उसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। तो सैंपल खुद एक स्मॉल लामेला है जिसे आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बिना देख ही नहीं सकते। माइक्रोस्कोप से देखो एक बार आप। शानदार। बी के टॉप पर एक प्रोंग है ना? हाँ, और उसके बिल्कुल टॉप पर लेफ्ट हैंड साइड पर डस्ट का एक छोटा सा पीस दिख रहा होगा आपको, वही हमारा एक्चुअल सैंपल है। ओके, अब मैं मैग्निफिकेशन बढ़ाता हूँ थोड़ा सा और मैं बहुत कम, बस थोड़े से बहुत बेसिक अलाइनमेंट करता हूँ इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, क्योंकि इसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सैंपल को ट्रांसमिट करते रहते हैं। यहाँ हम एक ही समय में अपने पूरे सैंपल के थ्रू देखते हैं और ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम सैंपल को अलाइन करें। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हाई सिमेट्री डायरेक्शन में एटम्स एक स्ट्रिंग पर पर्ल्स की तरह लाइंड अप है। जब हम इसे नीचे देखते हैं तो हम एक इमेज देख सकते हैं, लेकिन अगर हम जैसे किसी रैंडम डायरेक्शन में है तो सब कुछ बस ब्लर्ड होगा। इसीलिए थोड़ी इधर उधर टिल्टिंग करनी पड़ती है। और ये जहाँ एक्चुअल सैंपल शुरू होता है, स्ट्रोंशियम टाइटेनेट, और ये एक थिन रीजन है जहां हमें एटॉमिक रिजोल्यूशन मिलने की उम्मीद है। तो ये है 5000 गुना, राइट? वाह। और हम स्ट्रोंशियम, टाइटेनियम देखते हैं, हम ऑक्सीजन देखते हैं, हम कार्बन देखते हैं। ये कंटामिनेशन है, तो ज्यादा संभावना तो यही है कि ये एक कार्बन कंटामिनेशन है। जब आप ये फोकस करते हैं तो आप वास्तव में क्या देख रहे होते हैं? मैं इस एज को शार्प होने के लिए देखता हूँ। एटम्स को देखो। क्या? बस ऐसे ही? वाह, ये तो कमाल है। तो ग्रुप के एब्रीवेशन को दूर करने के कुछ समय के बाद ही ऑन्ड्रेज क्रिवानिक ने इंडिपेंडेंटली स्कैनिंग TEM वाले माइक्रोस्कोप से भी एब्रीवेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया और 2020 में चारों को प्रेस्टिजियस कवली प्राइज इन नैनो साइंस से सम्मानित किया गया, वो सब कुछ हासिल करने के लिए जिसे सब ने इम्पॉसिबल समझा था। उनकी जिद और लगन की वजह से एटम को इस तरह से देखना अब तो नॉर्मल सी बात है। अब्रेशन को ठीक करने से कितना बड़ा डिफरेंस आता है? अगर आप एटम्स देखना चाहते हैं, तो अगर आप जैसे उदाहरण के लिए एटॉमिक डिस्टेंस में मेजर करना चाहते हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पास किस टाइप के एटम्स हैं, तो आपको एब्रेशन करेक्शन की जरूरत है। कोई भी रिसर्च जो मटेरियल साइंस में है, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, वहां आपको एटॉमिक लेवल पर क्या हो रहा है वो देखने की जरूरत होती है, क्योंकि आप प्रॉपर्टीज को स्ट्रक्चर से रिलेट करना चाहते हैं।
अगर आप एटॉमिक लेवल पर स्ट्रक्चर नहीं देख सकते तो आपके पास सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन है, इसलिए वो गेम चेंजर था। मैं तो ये कहूंगा कि आज के टाइम में हर यूनिवर्सिटी के पास एक ऐसा माइक्रोस्कोप होना ही चाहिए